हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा के लिए संस्कृति आईएएस द्वारा संचालित टेस्ट सीरीज। ये तीसरा टेस्ट का आज दूसरा पार्ट है, यानी कि पहले पार्ट में हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 60 प्रश्न सॉल्व कर लिया था। आज हम जो सॉल्व करेंगे प्रश्न संख्या 61 से लेकर के 150 तक सॉल्व करेंगे। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और ये जो पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होगा। तो अगर अभी हद तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। तो आप लोगों को पता होगा कि अब आपके पास बचा हुआ है 40 दिन, इसी में आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है। तो मेहनत करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए रिवीजन पे, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं आज का अपना ये टेस्ट सीरीज। हाँ, तो प्रश्न संख्या 60 तक हो गया था, 61 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आदेश मुद्रा को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से अभिव्यक्त करता है। तो आदेश मुद्रा क्या होती है? तो आदेश मुद्रा को अधिष्ठित मुद्रा भी कहा जाता है। जो कागज मुद्रा सरकार के आदेश पर प्रचलित होती है उसे आदेश मुद्रा कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। वह मुद्रा जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता वह आदेश मुद्रा कहलाती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आदेश मुद्रा जो है या प्रतिनिधि अथवा प्रतीक मुद्रा होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सेन सूचकांक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रोजगार, निर्धनता, बेरोजगारी या फिर ग्रामीण विकास। तो सेन सूचकांक जो है यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है निर्धनता के आकलन से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। सेन सूचकांक का संबंध जो है यह निर्धनता के आकलन से है। इसका विकास नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन जी ने किया था। तो इसको भी याद रखिएगा कि जो ये सेन सूचकांक है इसका संबंध किससे है? तो अमर्त्य सेन से संबंधित है ये। और किसका ये आकलन करता है? तो निर्धनता का आकलन करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सार्वजनिक उपक्रमों के निवेश के लिए सुझाव प्रस्तुत करने हेतु निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में विनिवेश आयोग का गठन किया गया था? जीवी रामकृष्ण, बीएस मिन्हास, एमएस खुसरो या फिर एलके झा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा जीवी रामकृष्ण के अध्यक्षता में विनिवेश आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो भारत में सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश के सुझाव प्रस्तुत करने हेतु विनिवेश आयोग का जो गठन हुआ था यह 1996 में किया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष जीवी रामकृष्ण बनाए गए। वे वर्ष 1999 तक इस पद पर बने रहे और इसके बाद उन्होंने वर्ष 2003 तक निर्माण उद्योग विकास परिषद के पद को सुशोभित किया। तो यहाँ पे जो विनिवेश आयोग बनाया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी रामकृष्ण थे। कब बनाया गया? तो 1996 में। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अर्थव्यवस्था के तृतीय गतिविधियों से संबंधित है? परिवहन, भंडारण, संचार, डेयरी। कौन से इसमें से ऐसे हैं जो कि तृतीय गतिविधि से संबंधित है? तो यहाँ पे परिवहन हो जाएगा, भंडारण हो जाएगा और संचार जो है ये तीनों किससे संबंधित है? तो तृतीय गतिविधियों से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो क्षेत्र के आधार पर अर्थव्यवस्था को मूल रूप से प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीय क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल किया गया है। डेयरी को पशुपालन का अंग माना गया है और पशुपालन जो है वह प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा, तो डेयरी इसलिए नहीं होगा। तो परिवहन, भंडारण और संचार जो है यह तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। इसके अतिरिक्त भी तृतीय क्षेत्र में सेवा तथा वाणिज्य आदि को भी शामिल किया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे पहला है कि राष्ट्रीय कृषि एक तरफ संस्था है, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष दिया हुआ है। पहला पूछा गया है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो शिवरामन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए का जो सही सुमेल होगा वह हो जाएगा 1982, यानी कि ए का दूसरा। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। इसको जो है 1990 में स्थापित किया गया था, तो बी का हो जाएगा चौथा। और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, यानी कि जिसको इडबी कहा जाता है, इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। तो सी का पहला हो जाएगा। और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, यानी कि सेबी की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? तो सेबी की स्थापना जो है यह 1988 में हुई थी और इसे जो है वैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो 1992 में दिया गया।
तो इसका जो सही सुमेल हो जाएगा यह हो जाएगा डी का तीसरा। तो यहाँ पे जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 2 4 1 3, 2 1 4 3 ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रयास प्रतिकूल भुगतान संतुलन में सुधार हेतु प्रभावी होंगे? पहला है विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन, दूसरा है निर्यात शुल्क का अधिरोपण, तीसरा है विदेशी ऋण में सहायता, चौथा है आयात सब्सिडी। अब नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पहला एवं तीसरा यहाँ पे प्रतिकूल भुगतान सुधार के लिए प्रभावी हैं, यानी कि विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन और विदेशी ऋण एवं सहायता के द्वारा प्रतिकूल भुगतान संतुलन में सुधार किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? केसी नियोगी, के संथानम, अशोक कुमार चंदा, पीवी राजकुमार। तो यहाँ पे प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जो भी नवीनतम बनाए गए हैं 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके अरविंद पनगड़िया जी। तो इसको याद रखिएगा, 16वें पहले को याद रखिएगा, बाकी 10 से लेकर के 16 तक जितने भी नवीनतम बनाए गए हैं नवीनतम को लेकर के, यानी कि 16वां तक 6 वित्त आयोग के अध्यक्ष को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। क्योंकि देखिए 14 के जो थे 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वो YK रेड्डी थे, और 15वें के कौन थे? तो 15वें के जो हैं वह NK सिंह, और 16वें के अभी जो नवीनतम बनाए गए हैं इनके जो अध्यक्ष हैं वह है अरविंद पनगड़िया। 3 यहाँ से याद कर लीजिए, और पहले के कौन थे? तो केसी नियोगी। तो इस तरीके से याद रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ये प्रश्न पूछा जाता है, वित्त आयोग से संबंधित प्रश्न यूपी PCS का फेवरेट है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति ने गरीबी के निर्धारण हेतु ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पृथक पृथक कैलोरी उपभोग को आधार बनाए जाने की संस्तुति की थी? तो यहाँ पे YK अलग समिति के द्वारा गरीबी निर्धारण के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पृथक पृथक कैलोरी उपभोग को आधार बनाया गया था। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और इस समिति का गठन कब हुआ था? तो 1979 में हुआ था। और यहाँ पे इस समिति के द्वारा जो ग्रामीण के लिए प्रतिदिन कैलोरी निर्धारित किया गया था वो किया गया था 2400 किलो कैलोरी पर डे, और शहरी लोगों के लिए तो 2100 किलो कैलोरी पर डे निर्धारित किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अल्प विकसित विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? यहाँ पे अल्प विकसित विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषता इसमें से कौन सी नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आय में द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र का अधिक योगदान जो है यह अल्प विकसित विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। क्योंकि अगर राष्ट्रीय आय में द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र का अधिक योगदान होगा तो वह जो अर्थव्यवस्था होगी वह विकसित हो जाएगी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि अल्प विकसित एवं विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए एक खास विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, गिनी गुणांक का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी गणना हेतु किया जाता है? गिनी गुणांक का प्रयोग, तो गिनी गुणांक जो है यह आय विषमता को जानने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। गिनी गुणांक आय विषमता और समावेशी विकास को मापने का एक प्रमुख सूचक है। इसे वर्ष 1912 में इटालियन सांख्यिकीविद कोरोडो गिनी ने विकसित किया। इसका अधिकतम मूल्य जो होता है 1 के बराबर तथा न्यूनतम मूल्य 0 होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बॉम्बे प्लान 1944, जन योजना 1945, सर्वोदय योजना 1950, गांधीवादी योजना 1954। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यह पूछा गया है। तो गांधीवादी योजना जो है यह 1954 में नहीं है, 1944 में स्टार्ट की गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी यही सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पूंजी खाता के घटक हैं? विदेशी ऋण, विदेशी सहायता, पोर्टफोलियो निवेश, इक्विटी पूंजी। कौन से इसमें से जो है पूंजी खाता के घटक हैं? तो यहाँ पे चारों जो है पूंजी खाता के घटक हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देश के बीच सभी पूंजीगत लेन देन की निगरानी पूंजी खाते के माध्यम से की जाती है। पूंजीगत लेन देन में भूमि जैसे गैर वित्तीय संपत्तियों की खरीद और बिक्री को शामिल किया जाता है। पूंजी खाते के मुख्यतः 3 तत्व शामिल होते हैं:
में स्थित निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों क्षेत्रों के लिए किया गया सभी प्रकार का ऋण और गैर निवासियों द्वारा कॉर्पोरेट शेयरों में किए गए निवेश की राशि और अंततः विनिमय दर के नियंत्रण हेतु देश के केंद्रीय बैंक द्वारा रखा गया विदेशी मुद्रा भंडार। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरुपद स्वामी समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बाल श्रम, कृषि सब्सिडी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, कालाधन। तो यहाँ पे गुरुपद स्वामी समिति जो है यह किससे संबंधित है? यह संबंधित है बाल श्रम से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 1979 में भारत सरकार ने बाल मजदूरी की समस्या से निपटने के लिए उपाय सुझाने हेतु गुरुपद स्वामी समिति का गठन किया था। समिति ने समस्या का विस्तार से अध्ययन किया और अपनी सिफारिश प्रस्तुत की। समिति में पाया कि जब गरीबी बनी रहेगी तब तक बाल मजदूरी को हटाना संभव नहीं होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यह बेरोजगारी मुख्यतः विकसित देशों में पाई जाती है। यह व्यापार चक्र से संबंधित है। यह व्यापार चक्र के उस चरण में उत्पन्न होती है जब व्यापार क्षेत्र में मंदी की स्थिति आती है। इसकी प्रकृति अस्थायी होती है। उपयुक्त विशेषताएं बेरोजगारी के निम्नलिखित में से किस प्रकार को संदर्भित करती हैं? घर्षणात्मक बेरोजगारी, प्रतिशोधात्मक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी या फिर संरचनात्मक बेरोजगारी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, चक्रीय बेरोजगारी। ये जो विशेषता दी गई है ये चक्रीय बेरोजगारी की है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में कमी का परिणाम है? ब्याज दर में वृद्धि, निवेश में कमी, तरलता में वृद्धि, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, वह दर जिस पर रिजर्व बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को दीर्घावधि ऋण दिया जाता है उसे बैंक दर कहते हैं। व्यवहारिक रूप में यह वह दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों को उधार देता है। यह दर व्यापारिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले उधार पर ब्याज दर की न्यूनतम सीमा निर्धारित करती है। इस दर के द्वारा रिजर्व बैंक बैंकों की साख सृजन को प्रभावित करता है और उसकी तरलता में वृद्धि होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह एक अभिलेख न्यायालय है। दूसरा है, इसका रिट क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय की तुलना में विस्तृत है। तीसरा है, यह राज्यपाल द्वारा किसी संवैधानिक विषय पर मांगी गई सलाह को देने के लिए बाध्य है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला एवं दूसरा यहाँ पे सही है, तीसरा गलत है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यह राज्यपाल द्वारा किसी संवैधानिक विषय पर मांगी गई सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि बाध्य है, तो यही इस वजह से ये कथन गलत हो जाएगा। सिर्फ पहला एवं दूसरा सही है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचन आयोग के कार्यों में सम्मिलित हैं? राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, निर्वाचन के समय आदर्श आचार संहिता लागू करना। तीसरा है, संसद सदस्यों की निर्भरता के प्रश्न पर राष्ट्रपति को सलाह देना। अब नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर यहाँ पे बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों कथन यहाँ पे सही है। निर्वाचन आयोग के कार्यों में जो ये कथन है ये तीनों कथन सम्मिलित हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में स्थानों को वर्ष 2026 तक यथावत रखने का निर्णय लिया गया है? कब तक निर्णय लिया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, 84वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के माध्यम से लोकसभा एवं राज्य विधानसभा की सीटों का जो पुनर्निर्धारण हुआ है 25 वर्ष के लिए यानी कि 2026 तक आगे बढ़ा दिया गया। दूसरे शब्दों में लोकसभा एवं विधानसभाओं में सीटों की संख्या वर्ष 2026 तक यही रहेगी। यह व्यवस्था की गई कि राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः निर्धारण वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में उल्लिखित अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? तो अवशिष्ट शक्तियां कहाँ से ली गई हैं भारतीय संविधान में? तो यह ली गई हैं कनाडा से। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अब है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति और आशय। तो यहाँ पे प्रविलंबन, दंड के स्वरूप में परिवर्तन किए बिना उसकी मात्रा में परिवर्तन। विराम, मूल रूप से दिए गए दंड को विशेष परिस्थितियों में कम करना। परिहार, विधि द्वारा निर्धारित दंड को अस्थायी रूप से टालना। और लघुकरण, तो दंड के स्वरूप में परिवर्तन कर उसे कम करना। उपयुक्त युग्मों में से कौन सही सुमेलित है?
इसमें से कौन सही सुमेलित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा एवं चौथा यहाँ पे सही सुमेलित है, पहला एवं तीसरा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रबलम के बारे में दिया हुआ है कि दंड के स्वरूप में परिवर्तन किए बिना उसकी मात्रा में परिवर्तन, तो ये गलत है। पर विलंब जो है इसका अर्थ है किसी दंड, विशेषकर मृत्यु दंड पर अस्थायी रोक लगाना। इसका उद्देश्य है कि किसी व्यक्ति को क्षमा याचना अथवा दंड के स्वरूप परिवर्तन की याचना के लिए समय देना। तो यहाँ पे पहला गलत हो जाएगा और दूसरा यानी कि जो दूसरा पॉइंट है ये सही है। तीसरा पॉइंट भी यहाँ सही नहीं है, परिहार। तो परिहार होगा, परिहार का जो अर्थ है यह है कि दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना, दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम करना। उदाहरण के लिए 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में परिवर्तित करना। तो यहाँ पे तीसरा भी गलत है। तो जो सही सुमेलित है वहाँ है 2 एवं 4, बाकी प्रविलंब और परिहार का हमने सही आंसर देखा। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ ही आधे राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति अनिवार्य है? किसके लिए यहाँ पे अनिवार्य है? तो यह अनिवार्य है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व के लिए। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। संविधान संशोधन जो है वह संविधान के भाग 20 में दिया गया है। इसका आर्टिकल कितना है? तो आर्टिकल है 368। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप का उल्लेख है? दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची या फिर छठी अनुसूची? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रावधान है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में वर्तमान में जो है 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, 4 अनुसूचियों को बाद में जोड़ा गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा यहाँ पे सही नहीं है उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा अनुच्छेद 143 के अंतर्गत इसके द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है। ये यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि ये जो सलाह आर्टिकल 143 के तहत उच्चतम न्यायालय के द्वारा राष्ट्रपति को दी जाती है, यह राष्ट्रपति पर बाध्य नहीं होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया है कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन डी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, विधान परिषद विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि तक अपने पास रोक सकती है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 माह तक यह अपने पास रोक सकती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह को बाध्यकारी बना दिया गया था? किस संशोधन द्वारा बनाया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा यह बनाया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है, वह भारत का प्रथम नागरिक और राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में कहा गया कि राष्ट्रपति पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में कहा गया कि राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह समानता अथवा अन्यथा रूप से मंत्रिमंडल को सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। हालांकि पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह मानने के लिए वह बाध्य होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद के सलाह को बाध्यकारी बना दिया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति के लिए ये बाध्यकारी नहीं है और राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। लेकिन पुनर्विचार के बाद अगर मंत्रिपरिषद दोबारा से उसको राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति पे वो बाध्य है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्रावधान सशक्त केंद्र की स्थापना करते हैं? राज्यपाल की नियुक्ति, आपातकाल प्रावधान, राज्यों का अस्तित्व संसद पर निर्भर, आय के प्रमुख साधनों पर केंद्र का नियंत्रण। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर यहाँ पे चयन करना है सही उत्तर का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। ये चारों जो संवैधानिक प्रावधान है यह सशक्त केंद्र की स्थापना करते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस खंड के अंतर्गत गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं के वध का निषेध किया गया है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर मौलिक कर्तव्य? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि डीपीएसपी में यह प्रावधान किया गया है कि गायों, बछड़ों तथा दुधारू और वाहक पशुओं के वध पर निषेध लगाया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है?
कौन सा यहाँ पे सही नहीं है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि यह राष्ट्रपति को वैधानिक विषयों पर सलाह देता है, यह सही नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। महान्यायवादी की जो नियुक्ति होती है यह अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उसमें उन योग्यताओं का होना आवश्यक है जो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जब लोकसभा अध्यक्ष ना हो तो किसके द्वारा की जाएगी, तो यह की जाएगी लोकसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और आहूत कौन करता है संयुक्त अधिवेशन को, तो आहूत करेगा राष्ट्रपति और अध्यक्षता की जाती है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। जब लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित रहेंगे यानी कि नहीं रहेंगे तब लोकसभा का उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो कौन थे, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यानी कि अम्बेडकर जी थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और ये एक अध्यक्ष थे और इसमें 6 टोटल सदस्य थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विधान परिषद की बैठकों के लिए निर्धारित गणपूर्ति निम्नलिखित में से कितनी है। तो यहाँ पे ये जो गणपूर्ति है कम से कम 10 सदस्य या कुल सदस्यों का 10वांश जो भी अधिक हो वह होना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ अनुच्छेद दिया हुआ है और दूसरी तरफ उपबंध है। अनुच्छेद 249, तो अनुच्छेद 249 में क्या प्रावधान है, तो राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति जो है वह अनुच्छेद 249 में है। तो ए का हो जाएगा 2। अनुच्छेद 250, तो अनुच्छेद 250 में है, यदि आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति। तो यहाँ पे सॉरी, ये जो बी का है ये दूसरा हो जाएगा और ए का जो है यह पहला हो जाएगा। अनुच्छेद 252 में क्या प्रावधान है, तो दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना। तो सी का हो जाएगा चौथा। और अनुच्छेद 253 में अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए प्रावधान है। तो यहाँ पे डी का हो जाएगा तीसरा। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा 1, 2, 4, 3। तो किस कूट में है, 1, 2, 4, 3 ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क विधिक सेवाएं प्राप्त करने के पात्र हैं। दिव्यांग व्यक्ति, हिरासत में व्यक्ति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य, वे व्यक्ति जिनकी आय 2 लाख रुपए से कम है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। चौथा यहाँ पे सही नहीं है, बाकी दिव्यांग व्यक्ति, हिरासत में व्यक्ति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य जो हैं वह निःशुल्क विधिक सेवाएं प्राप्त करने के पात्र हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण के संबंध में उपबंध किया गया है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण के संबंध में किसमें उपबंध है, तो यह उपबंध है अनुच्छेद 112 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा है और अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक का वर्णन किया गया है, जबकि अनुच्छेद 116 में जो है लेखानुदान केंद्र सरकार के लिए अग्रिम अनुदान के रूप में इसे भारत की संचित निधि से अल्पकालिक व्यय की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रदान किया जाता है। यह जो है अनुच्छेद 116 में प्रावधान है। तो यहाँ पे वार्षिक वित्तीय विवरण का जो प्रावधान है यह अनुच्छेद 112 में है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा पदमुक्त किया जा सकता है। तो यह किया जा सकता है कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित है। राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संसद या फिर केंद्रीय मंत्रिपरिषद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी।
यानी कि संसद के पास है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियाँ आदि का प्रावधान किया गया है। संसद भी उनके विनियमन के लिए अधिकृत है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में वर्णित निम्नलिखित शब्दों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यहाँ पे राजनैतिक न्याय है, अवसर की समता है, उपासना की स्वतंत्रता और राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो इनको कालक्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि ये कैसे प्रस्तावना में यूज हुए हैं, सबसे पहले कौन आया है, सबसे बाद के क्रम में इसको लगाना है। तो इसका जो सही होगा, सबसे पहले आया है राजनैतिक न्याय, फिर उसके बाद आएगा आपका उपासना की स्वतंत्रता, फिर होगा अवसर की समता और फिर आ जाएगा राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर नीति आयोग के उपाध्यक्ष। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की जो नियुक्ति है यह राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं यह होते हैं प्रधानमंत्री, यानी कि पदेन प्रधानमंत्री होंगे, और साथ ही इसके जो उपाध्यक्ष होंगे वह कैबिनेट स्तर के मंत्री होंगे, उनको उपाध्यक्ष बनाया जाएगा, यानी कि कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होंगे ये। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय प्रतिनिधियों को मनोनीत करने की अधिकारिता को समाप्त कर दिया गया? कौन से संविधान संशोधन द्वारा यह किया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी होगा। 104वां संविधान संशोधन के द्वारा 2 आंग्ल भारतीय प्रतिनिधियों को मनोनीत करने की अधिकारिता को समाप्त कर दिया गया लोकसभा में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 में यह प्रावधान दिया गया था कि राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त समझता है तो वह 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। 104वें संविधान संशोधन के द्वारा यह जो व्यवस्था थी यह खत्म कर दी गई। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित है। इसके सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से किया जाता है। इसमें राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसके सदस्य प्राक्कलन समिति में नहीं चुने जाते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सही है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा एवं चौथा कथन यहाँ पे सही है, पहला एवं तीसरा गलत है। तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का नहीं होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, इसलिए पहला यहाँ पे गलत हो जाएगा। और इसमें राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, ये भी गलत है, समान प्रतिनिधित्व नहीं है। तो दूसरा एवं चौथा सही है, पहला एवं तीसरा गलत है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत बल्बों में फिलामेंट के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे जो गैस प्रयोग की जाती है वह है नाइट्रोजन तथा आर्गन। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक में परमाणु कण है, दूसरे में खोजकर्ता दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने। न्यूट्रॉन की खोज, तो न्यूट्रॉन की खोज जो की गई थी यह की गई थी चैडविक के द्वारा। और प्रोटॉन की खोज जो हुई थी यह हुई थी किसके द्वारा? तो यह किया गया था गोल्डस्टीन के द्वारा। और पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन के द्वारा किया गया था। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 1 2 4 3 1 2 4 3 ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तल दर्पण का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? दंत चिकित्सा, सौर भट्टी, सर्च लाइट या फिर वाहनों के पार्श्व दर्पण में। तो जो गाड़ी में साइड मिरर लगा होता है उसमें जो है उत्तल दर्पण होता है, लेकिन जो हेड लाइट होती है उसमें अवतल दर्पण लगा होता है, इसको याद रखिएगा। और सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण होगा। और दंत चिकित्सा यानी कि जो डेंटिस्ट होते हैं जो मिरर लिए रहते हैं, छोटा सा जो उनका रहता है, उसमें भी क्या अवतल लेंस लगा रहता है। तो उत्तल लेंस किस में प्रयोग होता है? तो वाहनों के पार्श्व दर्पण यानी कि जो साइड मिरर होता है उसमें उत्तल दर्पण होता है। बाकी सर्च लाइट, दंत चिकित्सा और सौर भट्टी इसमें सब में अवतल दर्पण होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा की बूंद की आकृति गोलाकार होती है? तो यह पृष्ठ तनाव के कारण होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अपकेंद्रीय बल के प्रभाव स्वरूप चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। दूसरा है, पृथ्वी से ऊंचाई बढ़ने पर गुरुत्वीय बल के
मान में कमी आती है। तीसरा है गुरुत्वीय बल का मान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर घटता जाता है। अब यहाँ पे उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है, कौन सा यहाँ पे सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। सॉरी, इसका जो सही आंसर, हाँ, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी। दूसरा एवं तीसरा यहाँ पे सही है, पहला सही नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ, सॉरी, यहाँ पे पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो दूसरा एवं तीसरा जो दिया हुआ है यह सही नहीं है, पहला यहाँ पे सही है, पहला सही है, दूसरा एवं तीसरा सही नहीं है। क्योंकि प्रश्न में पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो दूसरा एवं तीसरा यहाँ पे सही नहीं है और यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि दो समतल दर्पण 120 डिग्री के कोण पर झुके हुए हों और उनके मध्य में रखी वस्तु के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेंगे इनकी जो संख्या होगी यह हो जाएगी ऑप्शन बी, 2 बनेगी यहाँ पे, क्योंकि यह 120 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि दो द्रव्यमान के मध्य की दूरी को दुगना कर दिया जाए तो उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण का बल के बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका जो सही आंसर है यह हो जाएगा चौथाई हो जाएगा। उनके मध्य जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह चौथाई हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। दूसरा है, इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है यहाँ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल यहाँ पे दूसरा सही है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि इसमें नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, फोकस दूरी बढ़ती नहीं है, घट जाती है। तो पहला गलत हो जाएगा, सिर्फ दूसरा यहाँ पे सही है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रयोग टीवी के रिमोट में किया जाता है? तो यहाँ पे टीवी के रिमोट में जो विद्युत तरंग उपयोग होती है वह है अवरक्त तरंग। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन इसमें से कौन सा है? तो जो भौतिक परिवर्तन है वह है जल में शक्कर का घुलना। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी लोहे पर जंग का लगना, कागज का जलना और कोयले का जलना, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन का क्या होता है कि इसको वापस प्राप्त किया जा सकता है। जैसे जल से चीनी को किसी माध्यम से इसको अलग किया जा सकता है, इसको घोल देने के बाद भी इसको अलग किया जा सकता है। लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन है इसमें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी कि कागज एक बार जल गया तो कागज नहीं मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे भौतिक परिवर्तन पूछा गया है, तो जल में शक्कर का घुलना भौतिक परिवर्तन है। बाकी ये जो तीनों दिए हुए हैं ये रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश तरंगों की निम्नलिखित में से किस गुण के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो आकाश का रंग जो है यह नीला क्यों दिखाई देता है? तो यह नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से होकर निकलता है जिसमें धूल के साथ अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा विभिन्न दिशाओं में प्रकाश को प्रसारित कर दिया जाता है। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। आकाश का रंग सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही नीला दिखाई देता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग विद्युत धारा की प्रबलता को मापने के लिए किया जाता है? तो विद्युत धारा की प्रबलता को मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कैथोड किरणों की विशेषता नहीं है? तो कैथोड किरणों की विशेषता इसमें से कौन सी नहीं है? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि ये चुंबकीय क्षेत्र से अप्रभावित रहती हैं, यह गलत है। कैथोड किरणें चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाला कोबाल्ट 60 निम्नलिखित में से किन किरणों को उत्सर्जित करता है? तो कोबाल्ट 60 जो है यह किन किरणों को उत्सर्जित करता है? तो यह गामा किरणों को उत्सर्जित करता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन न्यूटन के गति के प्रथम नियम की पुष्टि करता है? तो न्यूटन के गति के जो प्रथम नियम की पुष्टि करता है वह है कि गाड़ी की विरामावस्था भंग होने पर यात्रियों का पीछे की ओर झुकना जो है न्यूटन के प्रथम नियम की पुष्टि करता है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग समुद्री जल से प्राप्त नमक की अशुद्धियों को दूर करने में किया जाता है? प्रभाजी आसवन, ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण या फिर क्रोमेटोग्राफी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिस्टलीकरण के द्वारा समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? कमरे के ताप पर सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं।
ये जो है यह सही नहीं है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया है कौन सा यहाँ पे सही नहीं है। कमरे के ताप पर सभी धातुएं जो है वह ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। मरकरी जो है वह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा, तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कारक वाष्पीकरण की दर को बढ़ाने में सहायक है? कम सतही क्षेत्रफल, वर्तमान तापमान में वृद्धि, आर्द्रता में वृद्धि, वायु की गति में वृद्धि। कौन सा यहाँ पे वाष्पीकरण की दर को बढ़ाने में सहायक है? कूट का प्रयोग करके सही उत्तर यहाँ पे देना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा एवं चौथा जो है तापमान में वृद्धि और वायु की गति में वृद्धि, ये दोनों जो है वाष्पीकरण की दर को बढ़ा देंगे, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे सही है? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर यहाँ पे चयन करना है सही उत्तर का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे तीनों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के संदर्भ में सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण आतिशबाजी में हरा रंग आता है? तो यहाँ पे आतिशबाजी में जो हरा रंग आता है किसकी उपस्थिति के कारण? तो यह आता है बेरियम के कारण, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जो स्ट्रांसियम है इसके कारण आतिशबाजी में लाल रंग आता है, तो बेरियम के कारण जो है हरा रंग आता है और स्ट्रांसियम के कारण लाल रंग आता है, इसको याद रखिएगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक्वारेजिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसमें सोने को गलाने की क्षमता विद्यमान होती है। दूसरा है, यह ज्वलनशील तरल और तीव्र संक्षारक होता है। तीसरा है, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन डी हो जाएगा। तीनों कथन यहाँ पे सही हैं एक्वारेजिया के बारे में, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। एक्वारेजिया की जो सुनार वगैरह होते हैं वो जो रखे रहते हैं लिक्विड, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और नाइट्रिक अम्ल का मिक्सचर होता है, जिसमें वो सोना या चांदी साफ करते हैं। और बहुत बार क्या होता है कि वो उसी में इतना ज़्यादा वो हार्ड होता है कि आप जो सामान लेके जाते हैं यानी कि सोना या चांदी वो उसमें घुल जाता है, और इससे ये लोग चीटिंग करते हैं और आपका जो सामान है वो धीरे धीरे पतला हो जाता है। इसलिए सब जो ये सुनार के यहाँ सफाई कराने के लिए ले जाते हैं जेवर, तो उसके लिए बहुत सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि एक्वारेजिया है और ये सोने और चांदी को घोल देता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग चूहा विष के रूप में किया जाता है? जिंक फास्फाइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर सिल्वर आयोडाइड। तो यहाँ पे चूहा विष के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो चूहा विष के रूप में प्रयोग होता है जिंक फास्फाइड का, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ दिया हुआ है अम्ल और दूसरी तरफ है प्राकृतिक स्रोत। एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल जो है यह सिरका में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल, तो लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। और ऑक्जेलिक अम्ल जो है यह टमाटर में पाया जाता है। तो इसका जो सही कूट बनेगा यह हो जाएगा 4 2 1 3, 4 2 1 3 है, तो ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए परम्यूटेड विधि का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट लवण घुले होने के कारण होती है। तो इसको किस विधि से दूर किया जा सकता है? तो परम्यूटेड विधि द्वारा दूर किया जा सकता है, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों को उनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो क्रियाशील है वह है पोटेशियम। पोटेशियम के बाद आएगा आपका सोडियम, सोडियम के बाद कैल्शियम और कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम और फिर एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सबसे पहले पोटेशियम आएगा, फिर सोडियम और फिर कैल्शियम और फिर मैग्नीशियम, और इसके बाद भी अगर 5वें नंबर पे देखा जाए तो एल्यूमिनियम हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आधार वर्ष है? राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आधार वर्ष क्या है? तो 2011-12 जो है यह राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आधार वर्ष है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न स्तरीय वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इन वस्तुओं की मांग और उपभोक्ता की आय में विपरीत संबंध होता है। दूसरा है, मोटे अनाज को निम्न स्तरीय वस्तुओं में वर्गीकृत किया जाता है।
उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे कौन सा इसमें से सही है? तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो इसके जो लेखक हैं यह हैं जॉन मेनार्ड केन्स। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, इसके लेखक कौन? तो जॉन मेनार्ड केन्स हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य हैं? पहला है मुद्रा का निर्गमन, दूसरा है मुद्रा आपूर्ति का नियमन एवं नियंत्रण, तीसरा है सरकार का बैंकर, चौथा है खुले बाजार की प्रक्रियाओं का संचालन। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। इसमें से कौन सा रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का कार्य है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। चारों यहाँ पे रिजर्व बैंक के कार्य हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, थोक मूल्य सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसका आधार वर्ष 2011-12 है। दूसरा है यह खुदरा कीमतों से औसत परिवर्तन का आकलन करता है। तीसरा है इसमें सेवा से संबंधित मदों को शामिल नहीं किया जाता। उपयुक्त कथनों में से कौन सही है? तो यहाँ पे कौन से सही हैं? तो पहला एवं तीसरा कथन सही है, दूसरा यहाँ पे सही नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। यह खुदरा कीमतों से औसत परिवर्तन का आकलन करता है, यह सही नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। यह सूचकांक जो है या किसी अर्थव्यवस्था की व्यापक आर्थिक और साथ ही सूक्ष्म आर्थिक स्थितियों का आकलन करने में मदद करता है। यह थोक स्तर पर प्रचलित कीमतों का आकलन करता है, ना कि खुदरा कीमतों का आकलन करता है। तो यहाँ पे दूसरा गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला एवं तीसरा सही है। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस आधार पर विभाजित किया जाता है? तो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र को किस स्तर पर विभाजित किया जाता है? तो परिसंपत्तियों के स्वामित्व के स्तर पर विभाजित किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ योजना दिया हुआ है, दूसरी तरफ दिया हुआ है प्रारंभ वर्ष। प्रधानमंत्री रोजगार योजना ये कब शुरू की गई? तो यह शुरू की गई 1993 में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है यह कब शुरू हुआ? यह 1995 में शुरू हुआ। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में स्टार्ट हुई। और साथ ही प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना यह 2000 में स्टार्ट हुई। तो इसका जो कोड होगा यह हो जाएगा 4321। 4321 ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा बाजार में क्रेता एवं विक्रेता की सीमित संख्या जो है यह पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दूर दराज की ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस वर्ष क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी? तो ये जो स्थापना हुई थी क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक की, ये स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विनिमय दर प्रणालियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसका विनिमय दर प्रणाली स्थिर विनिमय दर प्रणाली में सरकार एक निश्चित दर को याद रखने में सक्षम होती है। दूसरा है तिरती विनिमय दर बाजार मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो इसका जो सही आंसर है यह दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इस बेरोजगारी के अंतर्गत लोग वर्ष में कुछ महीनों में रोजगार से वंचित रह जाते हैं। यह बेरोजगारी मुख्यतः कृषि क्षेत्र में देखी जाती है। इसमें वर्ष के कुछ महीने अत्यंत व्यस्त होते हैं, जबकि कुछ महीने काम नहीं मिल पाता। उपयुक्त विशेषताएं किस बेरोजगारी को दर्शाती हैं? तो ये विशेषताएं जो हैं ये दर्शाती हैं कौन सी बेरोजगारी को? तो ये मौसमी बेरोजगारी को दर्शाती हैं। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मौसमी बेरोजगारी इस प्रकार की बेरोजगारी वर्ष में एक समय में अथवा मौसम में होती है और यह मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। मौसमी बेरोजगारी कृषि, पर्यटक, होटल, भोजन का प्रबंध करने जैसे उद्योगों में सामान्यतः पाई जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक दुष्प्रभाव उत्पन्न करने वाली गतिविधियों पर आरोपित किया जाने वाला कर है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा पिगोवियन कर जो है यह नकारात्मक दुष्प्रभाव उत्पन्न करने वाली गतिविधियों पर आरोपित किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसका एक नाम
सॉरी, हाँ, जो पिगोबियन कर है यह कर उन वस्तुओं पर या सेवाओं पर लगाए जाने वाला कर है जो नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करती हैं। यह ऐसी लागतें हैं जो समग्र रूप से समाज को प्रभावित करती हैं, लेकिन वस्तु या सेवा के बाजार मूल्य में प्रतिबिंबित नहीं होती हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में निर्धनता निवारण नीति के क्रियान्वयन में बाधक रहे हैं? पहला है भूमि और अन्य परिसंपत्तियों का असमान वितरण, दूसरा है अपर्याप्त वित्त आवंटन, तीसरा है अपर्याप्त प्रशिक्षण भ्रष्टाचार संसाधनों का अपव्यय, चौथा है स्थानीय संस्थाओं की निम्न भागीदारी। अब नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर यहाँ पे चुनना है। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन डी। यहाँ इनकी चारों यहाँ पे सही है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह मुद्रा जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपूर्ति की तुलना में मांग अधिक होती है निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? तो यह मुद्रा जानी जाएगी दुर्लभ मुद्रा के नाम से, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जिस विश्व की वो मुद्राएं जिनकी आवश्यकता सभी देशों को होती हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपूर्ति की तुलना में मांग अधिक होती है, दुर्लभ मुद्राएं कहलाती हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सस्ती मुद्राएं वे मुद्राएं होती हैं इनका जो सस्ती मुद्रा शब्दावली का जो प्रयोग किया गया या JM केम्स के द्वारा किया गया, जब सरकार द्वारा अपने बॉन्ड की परिपक्वता अवधि के पूर्व खरीद की जाए तो इस प्रक्रिया से अर्थव्यवस्था में जो धन प्रवाहित होता है उसे सस्ती मुद्रा कहते हैं। महंगी मुद्रा, तो महंगी मुद्रा जो है वह है जिस मुद्रा का प्रवाह सरकार के कोष में होता है उसे महंगी मुद्रा कहते हैं। यह सरकार के पास धन की कमी की स्थिति दर्शाता है, इसे डियर मनी भी कहा जाता है। और गर्म मुद्रा क्या है? तो विदेशी विनिमय बाजार से जुड़ी यह शब्दावली मुद्रा का तत्कालिक नाम है। किसी भी कारण से अगर किसी देश को अर्थव्यवस्था से दुर्लभ मुद्रा का बाह्य पलायन हो रहा हो तो उस समय उस दुर्लभ मुद्रा को गर्म मुद्रा भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए वित्तीय संकट के बाद विदेशी निवेशकों ने यूनान, पुर्तगाल तथा स्पेन से अपने निवेश को तेजी से वापस लेना प्रारंभ किया। अमेरिकी डॉलर में होने वाली यह निवेश निकासी इन देशों में अमेरिकी डॉलर को गर्म मुद्रा का दर्जा दे दिया। तो यहाँ पे दुर्लभ मुद्रा जो है एक मिनट। तो यहाँ पे वह मुद्रा जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपूर्ति की तुलना में मांग अधिक होती है निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? तो दुर्लभ मुद्रा के नाम से जानी जाती है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस आकार वाले जोत को मध्यम भूजोत के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 4 से 10 हेक्टेयर वाली जो जोत जिनके पास है वह मध्य भूजोत वाले लोग हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मध्यम भूजोत, तो 4 से 10 हेक्टेयर वाली जोत को मध्यम भूजोत कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है? भारतीय कृषि की विशेषता कौन सी इसमें से नहीं है? तो नकदी फसलों की प्रधानता जो है यह भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी की जाती है? तो यहाँ पे कौन सी रिपोर्ट है जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा जारी की जाती है? तो विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट जो है यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO के द्वारा जारी की जाती है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। विश्व जोखिम रिपोर्ट जो है यह किसके द्वारा जारी की जाती है? तो यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यानी कि WEF के द्वारा जारी की जाती है। और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट जो है यह किसके द्वारा? तो यह जो है विश्व आर्थिक मंच द्वारा इसको भी जारी किया जाता है। और वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो है यह जो है जारी किया जाता है IMF के द्वारा। और ये दोनों जो रिपोर्ट जो हैं यह जारी किए जाते हैं WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा जो जारी किया जाता है वह है विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कृषि उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्त वर्ष 1986 से 87 में पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई। दूसरा है, इसकी घोषणा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की संस्तुति पर की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल यहाँ पे दूसरा सही है, पहला सही नहीं है, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक तरफ समिति दिया हुआ है और दूसरी तरफ क्षेत्र, इनको सम्मिलित करना है। तो मल्होत्रा समिति किससे संबंधित है? तो बीमा सुधार से संबंधित है। राजा चिलैया समिति, तो राजा चिलैया समिति जो है यह कर सुधार से संबंधित है। चक्रवर्ती समिति, तो चक्रवर्ती समिति जो है वह
मौद्रिक प्रणाली में सुधार से संबंधित है। और केरकर समिति जो है यह प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। तो इसका जो सही कूट होगा 1 2 4 3 होगा। 1 2 4 3 ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष में केंद्रीय बजट में प्रभावी राजस्व घाटे की अवधारणा का समावेश किया गया? तो इसका समावेश कब किया गया? तो यह किया गया 2011-12 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक घाटा को सर्वोत्तम रूप से निर्दिष्ट करता है? तो यहाँ पे राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी जो है यह प्राथमिक घाटा को सर्वोत्तम तरीके से निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले मानव विकास सूचकांक की गणना में निम्नलिखित में से किन आधारों को सम्मिलित किया जाता है? तो यहाँ पे सम्मिलित किया जाता है किसको? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर और जीवन निर्वाह का स्तर। तो यहाँ पे पहला, दूसरा एवं चौथे को समाहित किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र कर की दरों और सरकार द्वारा अर्जित कर राजस्व के मध्य संबंध को दर्शाता है? तो ये जो वक्र है इसका नाम है लाफर वक्र। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नगद कोष अनुपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह बैंक के पास जमा राशि का वह प्रतिशत है जिसे बैंक द्वारा आरक्षित नगद के रूप में अपने पास रखा जाता है। दूसरा है, यह एक वैधानिक अनिवार्यता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है यहाँ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के अंतर्गत चालू खाते का घटक है? तो भुगतान संतुलन के अंतर्गत चालू खाते का घटक क्या है? तो अंतरण भुगतान है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये रहे 50 प्रश्न हमने सॉल्व किए। आप लोग वीडियो पे यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।